तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में आपका आज ये क्लास नंबर 4 है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे, भारत माध्य किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेटेड मीन। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें दे रखा है कि कुछ स्थितियों में चर x के अलग अलग मानों x1, x2 से लेकर xn का समान महत्व नहीं होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें जो मान होते हैं x1, x2 से लेकर xn के साथ उनके भार w1, w2 से लेकर wn लेने होते हैं। ठीक है, जहाँ में हम लोगों ने जो भार होता है wi को एक कॉमन रूप में दर्शा दिया, जहाँ पे हम लोग सिर्फ i की वैल्यू को वेरी करेंगे 1 से लेकर n तक। दिए हुए संदर्भ में मान xi के महत्व को प्रकट करना है। ठीक है, भारत समांतर माध्य यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन की कुछ परिभाषा नीचे दे रखी है, इसको हम लोग समझेंगे। परिभाषा क्या कहती है कि यदि चर x के n मान x1, x2 से लेकर xn हो और उनके भार क्रमशः w1, w2 से लेकर wn हो, तो उनका भारत माध्य क्या होता है, xw बार। यानी कि xw बार को क्या बोलेंगे हम लोग, भारत माध्य के रूप में शो कर दें xw बार को। ठीक है, तो xw बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके n wi इंटू xi बटे समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके n wi। इसको हम लोगों ने सूत्र नंबर 4 कह दिया। ठीक है, अब नीचे कुछ विशेष पॉइंट लिखे हुए हैं इस भारत माध्य के रूप के बारे में। इसमें कह रखा है कि एक विशेष स्थिति के रूप में सूत्र 1 द्वारा परिभाषित समांतर माध्य को भी भारत माध्य माना जा सकता है, जहाँ पर अगर प्रत्येक स्थिति में अगर भार को 1 माना गया है। तो सूत्र नंबर 1 का समांतर माध्य क्या होता है, यहाँ पे नीचे दर्शा, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, x बार बराबर 1/n समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके n xi। तो ये सूत्र नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग भारत माध्य मान सकते हैं। कब, मान लो सूत्र नंबर 4 में अगर wi की जगह हर एक wi यहाँ पे i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n तक, तो हर एक wi की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो नीचे तो n बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा हर एक wi की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू xi रहेगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके n xi बटे n। तो ये क्या बन जाएगा, सूत्र नंबर 1 की तरह। ठीक है, कब बनेगा, जब प्रत्येक स्थिति में भार को अगर 1 माना गया हो। तो ये तो सूत्र नंबर 1 की बात थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसी प्रकार सूत्र नंबर 2 द्वारा परिभाषित समांतर माध्य को भी भारत माध्य माना जा सकता है, जिसमें भार बारंबारताएं होती हैं। मतलब एक बारंबारताएं तो होती है, हम लोग सूत्र नंबर 2 में पढ़ते हैं कि x बार बराबर समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके k fi इंटू xi बटे समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके k fi। इसको सूत्र नंबर 2 बोलते हैं। यहाँ पे f क्या होती है, किसी भी चीज़ की बारंबारता होती है। तो यहाँ पे भार बारंबारता कह दी गई है। मान लिया अगर सूत्र नंबर 4 में अगर wi की जगह हम लोग fi रख देंगे तो ये भार बारंबारता हो जाएगी। तो सूत्र नंबर 2 को भी हम लोग एक तरीके से भारत माध्य मान सकते हैं, जहाँ पे अगर fi क्या हो, भार बारंबारता हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भारत माध्य के बारे में हम लोग ने समझा। अब अब आगे चलते हैं। इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए हम एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के सेक्शन का और सेक्शन खा के छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त संयोजित माध्यांक ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए कि सेक्शन का में और सेक्शन खा के दोनों छात्र हैं, उनके दोनों ही द्वारा प्राप्त गणित में एक साथ उनका माध्यांक ज्ञात करना चाहते हैं। जबकि प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या हम लोगों को पता है, ज्ञात है, और प्रत्येक सेक्शन के छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त माध्य अंक भी हम लोगों को ज्ञात है। मान लीजिए सेक्शन का और सेक्शन खा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, क्रमशः 25 है, सेक्शन का में 25 है और सेक्शन खा में 28 है, और उनके द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्रमशः कितने हैं, 35 और 30 है। तब संयोजित माध्य अंक किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है। तो संयोजित माध्य अंक निकालने का कैसे निकालेंगे, संयोजित माध्य अंक हो जाएगा सेक्शन का
और सेक्शन खा के सभी छात्रों के कुल अंक बटे सेक्शन का और सेक्शन खा में छात्रों की कुल संख्या, जिसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग करके बी लिख सकते हैं, यानी प्लस के रूप में। तो सेक्शन का के कुल अंक प्लस सेक्शन खा के कुल अंक बटे सेक्शन का में छात्रों की कुल संख्या प्लस सेक्शन खा में छात्रों की कुल संख्या। तो दोनों का मतलब एक ही है, बस प्लस लगा दिया, मतलब एक ही बात को दो भागों में लिख दिया है, ठीक है। अब जो ऊपर वैल्यू दे रखे हैं उनको हम लोग लिख देंगे। तो अपना संयोजित माध्य कितना निकल के आ जाएगा, 32.36 अंक क्या निकल के आ जाएगा। उस 10वीं क्लास के जो सेक्शन खा और सेक्शन खा के द्वारा प्राप्त गणित में प्राप्त अंक हैं उनका संयोजित माध्य अंक आ जाएगा कितना, 32.36 अंक। तो ये कुछ एग्जाम्पल था। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि इस परिणाम को हम निम्नलिखित सूत्र के रूप में भी बांध सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि मान लीजिए अगर यदि n1 और n2 मानों से अवकलित किए गए दो समूहों समान माध्य एकक वाले के माध्य क्रम से x1 बार और x2 बार हैं। मान लीजिए n1 और n2 मानों से अवकलित किए गए, मान लीजिए कोई दो समूह हैं, इनके माध्य क्रम से x1 बार और x2 बार हैं। तो एक साथ लिए गए दोनों समूह के जो विचर मान यानी कि वेरिएड वैल्यू के माध्य, मतलब दोनों समूहों को एक साथ लेने पर जो उनका एक साथ जो माध्य आएगा उसको x बार से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार बटे n1 प्लस n2। ये क्या हो गया, दोनों का जो विचर मानों के माध्य क्या होगा, x बार को इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। अब नीचे दे रखा है कि यदि समूह की संख्या k हो और n1, n2 से लेके n के मानों से अवकलित किए गए माध्य क्रमशः अलग अलग हों, x1 बार, x2 बार से लेके x के बार हों, तो सभी मानों को संयोजित माध्य निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक संयोजित माध्य मतलब सभी मानों को एक साथ इकट्ठा करके एक जो संयोजित माध्य होगा उसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, x बार बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके के ni इंटू एक्स आई बार बटे समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके के ni। इसको हम लोग सूत्र नंबर 5 दे देंगे, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है कि सूत्र नंबर 5 को माध्यों x1 बार, x2 बार से लेके x के बार के जिनके भार क्रमशः n1 से लेके n के हैं भारत माध्य की एक विशेष स्थिति माना जा सकता है। यानी कि सूत्र नंबर 5 को हम लोग एक विशेष स्थिति मान सकते हैं भारत माध्य के रूप में, जहाँ पे x i तो माध्य हो और n i जो एक टर्म दे रखा है, यहाँ पे i की वैल्यू अलग वेरी करेगी x से लेके n तक, तो x से लेके k तक, तो n1 से लेके n के एक तरीके से ये भारत माध्य के रूप में हम लोग मान सकते हैं अगर n i क्या हो उसका बाहर हो तो, ठीक है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, उनको हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि किसी कक्षा के 16 लड़कियाँ, अभी जो हम लोगों ने ऊपर जो पढ़े हैं फॉर्मूले उनसे संबंधित ये क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी कक्षा के 16 लड़कियों और 14 लड़कों के औसत प्राप्तांक क्रमशः कितने हैं, 24 और 32 हैं। मान लीजिए कोई क्लास है उसमें 16 लड़कियाँ हैं और 14 लड़के हैं, उन तो लड़कियों के और लड़कों का अलग अलग जो औसत जो प्राप्त किए हुए अंक हैं वो कम से कितने हैं, 24 और 32 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक निकटतम दशमलव के लिए एक अंक तक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए लड़कों के अलग है लड़कियों के अलग अलग है, तो हम लोग को एक पूरी क्लास का एक औसत प्राप्तांक निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने मान लिया n1 क्या है, 16 दे रखा है, और n2 मान लीजिए हम लोगों ने लड़कों का मान लिया और लड़के मान लिए, तो n1 बराबर 16 हो गया और n2 क्या हो गया 14। और जो माध्य क्रम से है मतलब औसत एक तरीके से क्या होता है, माध्य होता है, ठीक है। तो x1 बार हम लोगों ने क्या मान लिया 24 जो कि लड़कियों का है, और x2 बार क्या मान लिया 32 जो कि लड़कों का है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया x बार बराबर n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार बटे n1 प्लस n2, और इसमें जो वैल्यू दे रखी है उनको हम लोग रख देंगे। तो औसत प्राप्तांक क्या आ जाएगा पूरे
क्लास का 27.7। ठीक है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूले से संबंधित एकदम डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि एक कक्षा के 150 छात्रों का भार माध्य 60 किलोग्राम है, यानी कि 60 किलो है। यदि लड़कों का भार माध्य 70 किलो और लड़कों का जो भार माध्य है वो 70 किलो है और लड़कियों का भार माध्य 55 किलोग्राम है, तो कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र दे रखे हैं? 150 छात्र दे रखे हैं, तो पूरे का भार माध्य 160 मतलब 60 किलो है। तो यहाँ पे जो हल दे रखा है उसमें दे रखा है कि 150 छात्रों के भार का कुल योगफल कितना हो जाएगा। तो 150 तो कुल छात्र हैं। ठीक है, तो भार माध्य बराबर क्या होता है? x बराबर कुल छात्र का योगफल, ऊपर योगफल होता है और नीचे उनकी संख्या कितने हैं। ठीक है, तो भार का योगफल क्या हो जाएगा? योगफल बराबर x बार गुणा संख्या। x बार कितनी है? 60 किलो और संख्या कितनी है छात्रों की? 150। तो योगफल कितना हो जाएगा? उनके भार का योगफल 150 गुणा 60, यही ऊपर दे रखा है। तो ये हो जाएगा 9000 किलो। मान लीजिए हम लोगों ने लड़कियों की संख्या मान ली 100, तब लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? मतलब टोटल तो पूरी कक्षा में 150 है, तो अगर लड़कों की हम लोगों ने x मान ली तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी? 150 माइनस x। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 ही हो जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा। तो x लड़कों के भार का योगफल कितना हो जाएगा? लड़कों का भार माध्य दिया गया है 70 किलोग्राम। ठीक है, तो ये तो भार माध्य है। भार माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे x पर बराबर उनका योगफल बटे संख्या। तो संख्या उनके लड़कों की x है और x दे रखा है 70, तो 70 गुणा x बराबर उनका लड़कों के भार का योगफल आ जाएगा 70x। ठीक है, और लड़कियों के भार का योगफल कितना जाएगा? लड़कियों को भार माध्य दिया गया है 55 किलो, तो 55 गुणा, और लड़कियों की संख्या कितनी थी? 150 माइनस एक्स, तो 150 माइनस एक्स इंटू 55। ठीक है, इसलिए तो कुल छात्रों का जो भार का योगफल निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 9000 किलो, जो ऊपर हम लोगों ने निकाला। तो जो हम लोगों ने माना था x लड़कों के भार का योगफल और लड़कियों के भार का योगफल कितना है? 9000 किलो। तो 70x प्लस 55 गुणा 150 माइनस एक्स बराबर किसके रख देंगे? 9000 किलो के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। x क्या माना था हम लोगों ने? x माना था लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या माना था हम लोगों ने। लड़कों की संख्या कितनी मानी थी? x। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150 माइनस एक्स, यानी कि 150 माइनस 50 यानी कि 100। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। तो क्लास में हम लोगों ने निकाल लिया लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये भी काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में कि माध्यिका क्या होती है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझेंगे। इसमें दे रखा है कि मान लीजिए हम किसी कक्षा के छात्रों की औसत लंबाई तुरंत ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि यह तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें प्रत्येक छत की लंबाई मापनी पड़ती है और तब सूत्र 1 से माध्य ज्ञात करना होता है। इसलिए समांतर माध्य तुरंत ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में यदि छात्रों को लंबाई के हिसाब से एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा जाए तो छात्र पंक्ति के बीच में आता है और उसकी लंबाई का औसत लंबाई माना जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने में प्रत्येक छात्र की लंबाई वहाँ पे बिना ही औसत लंबाई तुरंत ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए कोई लड़का खड़ा कर दिया बीच में और उसके आगे पंक्ति में लड़के खड़े हैं और पीछे में, तो बीच वाले को हम लोग औसत मान के और बिना किसी लड़के की लंबाई मापे उसका औसत लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं होता है, क्योंकि इस पर चरम मानों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम लोग मान सकते हैं कि एक फैक्ट्री में 5 कर्मचारियों की मासिक वेतन कितनी है? क्रमशः 2000 रुपये है, 2000, 2000, 4000 और 24,000 रुपये है।
तब कर्मचारी का माध्य वेतन, अगर हम लोग माध्य वेतन निकालेंगे तो 6,800 रुपये होता है। यानी कि इन सभी को जोड़ के बटे 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 कर देंगे, और बटे में कितने कर देंगे, कितने हैं टोटल कर्मचारी, 1 2 3 4 5, बटे में 5 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, जो माध्य वेतन हो गया 6,800 रुपये होगा। इस माध्य वेतन से वास्तविक स्थिति की सही जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इस माध्य पर चरम मान सबसे ज़्यादा तो 24,000 रुपये, जो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस स्थिति में समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। मतलब एक तरीके से समांतर माध्य इस रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं मान सकते हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति के लिए एक अन्य औसत परिभाषा करना होता है। यदि सबसे बीच के मान को अगर केंद्रीय प्रवृत्ति का मान मान लीजिए अगर बीच के मान को अगर केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप मान लें, तो इस स्थिति में 2,000 रुपये हैं तो यह माध्य तर्कसंगत लगता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों की जो इनकम है वो 2,000 और 4,000, तो सबसे ज़्यादा 2,000 है, तो जो 2,000 को हम लोग मान लेंगे एक तरीके से, तो यह एक माध्य तर्कसंगत लगता है, क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों के वेतन इस माध्य के ही आसपास है। इसलिए हम लोगों ने एक तरीके से 2,000 रुपये को, ये कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों ने एक तर्कसंगत माना है, इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतम लोगों की यही माध्य वेतन है। तो इस प्रकार के माप को हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है, और जिसकी परिभाषा कुछ नीचे दे रखी है उसको हम लोग समझेंगे। अभी आप लोगों को जैसे क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, यदि असंसाधित आंकड़ों के मान, मतलब जो असंसाधित आंकड़े होते हैं उनके मानों xi को वर्धमान अथवा ह्रासमान परिमाण के क्रम में रखा जाए, तो इस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। यानी कि मान लो अगर बढ़ते हुए या फिर घटते हुए परिमाण के रूप में अगर रखा जाए किन्हीं नंबरों को, किन्हीं मानों को, तो जो बीच का मान होता है उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है, इस तरह अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का आकलन इस प्रकार किया जाता है। जो चरण होते हैं, कुछ टर्म होते हैं। चरण नंबर 1 यानी कि टर्म नंबर 1, विचर के मानों को परिमाण के क्रम में रखा जाए, और टर्म नंबर 2, सबसे बीच के मान को हम लोग माध्यिका माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो मान होते हैं उनको परिमाण के क्रम में रखा जाता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में रखो, ठीक है, या फिर घटते हुए क्रम में रखो, यानी कि एक तरीके से बड़े से छोटे में रखो या फिर छोटे से बड़े में रखो। ठीक है, ऊपर दे रखा है कि या तो वर्धमान हो अथवा ह्रासमान परिमाण के क्रम में रखा जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी कंडीशन है। यदि असंसाधित आंकड़ों में मानों की संख्या n, मान लीजिए जो मान है टोटल, अगर वो विषम है, मान लीजिए यानी कि ऑड हो, तो इस परिमाण के क्रम में रखने पर n+1/2 वा जो मान होगा वही माध्यिका होगी। ऐसी स्थिति में माध्यिका का एक और केवल एक ही मान होगा। कब? जब n विषम टर्म हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो n+1/2 पद होगा वही माध्यिका होगी। तो उस कंडीशन में सिर्फ केवल एक ही माध्यिका होती है। दूसरी ओर यदि n सम हो यानी कि इवन हो, तो परिमाण के क्रम में रखे गए आंकड़ों में आंकड़ों के सबसे बीच में के दो मान होते हैं, यानी कि n/2 पद और n/2 + 1 पद के मान जो होंगे ये दो होंगे जो माध्यिका कहलाएंगे। तो इस स्थिति में सबसे बीच के इन दो मानों में किसी भी मान को माध्यिका माना जा सकता है, यानी कि या तो n/2 पद जो आएगा वो माध्यिका होगा, या फिर n/2 + 1 पद का जो मान होगा वो माध्यिका होगा। किसी को भी हम लोग माध्यिका मान सकते हैं, परंतु निश्चितता की दृष्टि से इन दो मानों के समांतर माध्य को माना जाता है। यानी कि हम जरूरी नहीं है मान लीजिए दो अलग लगाएंगे मान, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों मानों का समांतर माध्य लेके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग फाइनल समांतर माध्य मानेंगे। समांतर माध्य की तरह माध्यिका के भी कुछ निम्नलिखित उत्तम गुणधर्म है। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब इसको निकालते समय सरलता से किया जा सकता है, यानी कि इसका अवकलन सरलता से किया जा सकता है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। किसको? माध्यिका को। यदि n सम हो तो सबसे बीच के दो मानों का माध्य लेने पर माध्यिका का एक और केवल एक मान प्राप्त होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3,
जहाँ समांतर माध्य पर चरम मानों का काफ़ी प्रभाव होता है, वहीं माध्यिका पर चरम मानों का कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि उदाहरण में चरम मान 11 के स्थान पर 60 लें और 2 के स्थान पर -40 लें, या 11 और 2 के स्थान पर क्रमशः 40 और -40 लें, तब भी माध्यिका 6 ही रहेगी। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने टर्म की बात की रखी है? 11। अधिकतम मतलब क्या दे रखा है? 11 में और दूसरे के स्थान पर, तो अधिकतम जो स्थान है वो 11, यानी कि 11 क्या हो गया? एक विषम टर्म हो गया। तो विषम नंबर के लिए माध्यिका क्या होती है? फॉर्मूला क्या लगाते हैं? n+1/2। n हो गया 11 + 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। तो माध्यिका कितनी आएगी? 6। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि मान समुच्चय में कोई असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न मान हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उत्तम होती है। ठीक है, यदि मान समुच्चय में कोई असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न मान हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति एक रूप में जो माध्य की अपेक्षा में माध्यिका अधिक उत्तम होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने माध्यिका के बारे में हम लोगों ने समझा। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर दे रखा है कि उदाहरण नंबर 1, जिसमें कुछ वैल्यू दे रखी हैं, मान दे रखे हैं 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 की माध्यिका क्या है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि संख्या को एक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, चाहे बढ़ते हुए क्रम में रख लो या फिर घटते हुए क्रम में, दोनों से वैल्यू समान आएगी। ठीक है, क्योंकि माध्यिका हमेशा बीच वाला पद होता है। तो हल के लिए हम लोगों ने मान लिया कि इनको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, यानी कि आरोही क्रम में लिखने पर। तो सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, लास्ट में 19। टोटल कितने पद आ रहे हैं? 8 पद हैं। 8 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो मध्य वाला पद क्या होगा? तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं? n/2 पद निकालते हैं और n/2 + 1, जिसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? n+2/2 पद। ठीक है, तो हम लोग इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं बाद में? समांतर माध्य निकालते हैं, यानी कि n/2 पद प्लस n+2/2 पद, ये दोनों 2 टर्म है तो बटे में 2 करेंगे। तो ये फाइनल जो माध्यिका आएगी उसका फॉर्मूला होता है ये, जब n सम हो, यानी कि सम पद होता हो। तो 1/2 n/2 पद प्लस n+2/2 पद। तो इसका मान क्या आ जाएगा? चौथे पद का मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 11, और पाँचवें पद का मान 15 है। तो 11 + 15/2 यानी कि 13। तो जो फाइनल जो माध्यिका निकल के आएगी उसका मान क्या आ जाएगा? 13 आएगा। ठीक है, जो 11 और 15 के बीच में आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 था माध्यिका का। अब उदाहरण नंबर 2 दे रखा है कि संख्याएं दे रखी हैं 20, 35, 50, 80, 100 + x, 340, 520, 800 और 1210 आरोही क्रम में लिखी गई हैं और इनकी माध्यिका पहले से दे रखी है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो आरोही क्रम में लिखी हुई हैं संख्या। ठीक है, ये टोटल कितनी संख्या है? 9 है, जो कि विषम है। तो विषम के लिए हमको माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगाना होता है? n+1/2 पद, जो कि कितना निकल के आ गया? 5। ठीक है, और माध्यिका पाँचवा पद आ गया, यानी कि पाँचवा पद कौन सा बनेगा? 100 + x। तो 100 + x ये माध्यिका वाला पद है, यानी कि पाँचवा पद है। 100 + x यही माध्यिका होगी, और ये माध्यिका पहले से दे रखी है कितनी? 190। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितना आएगा? 90। ठीक है, हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। तो इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आगे और देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि माध्यिका भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट दे रखा है कि 10 छात्र दे रखे हैं जो गणित की विषय की परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त करते हैं, जो नीचे दे दिए गए हैं। तो पहले हम लोग इनको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। सबसे छोटे अंक, सबसे कम अंक कितने प्राप्त किए? 7, और सबसे ज़्यादा 45। तो टोटल कितने नंबर हैं ये? इनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हैं। 10 क्या है? एक सम संख्या है। तो उस कंडीशन में माध्यिका का पद कौन सा निकल के आ गया?
n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, तो 5वां पद है 17, 6वां पद आएगा 18 और बटे में 2 करेंगे तो माध्यिका क्या निकल के आ जाएगी 17.5। तो बी पार्ट भी हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कुछ माध्यिका के लिए ज्ञात करनी है हमको माध्यिका। कुछ नंबर दे रखे हैं बिल्कुल वैसे ही सेम है, इनको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। टोटल कितने पद हैं, 8 पद हैं, तो उस कंडीशन में माध्यिका वाला पद का फॉर्मूला लगा दिया और उसकी जो पद आएंगे चौथे पद का मान प्लस 5वें पद का मान बटे 2, इनको रख देंगे तो माध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने समझ लिया। ये सिर्फ माध्यिका वाले जानदार क्वेश्चन जो होते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला बेस होते हैं। आप लोग अगर एक क्वेश्चन समझ गए अच्छे से फिर और भी क्वेश्चन समझ जाओगे। ठीक है, तो ये तो ऊपर सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अब थोड़ा बारंबारता बंटन से संबंधित माध्यिका कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना करनी है हमको, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता की एक सारणी दे रखी है। तो इसको हम लोग एक ऊपर सारणी दे रखी है छोटी सी, तो इसको हम लोग एक बड़ी टेबल के रूप में बना लेंगे, जिसमें वर्ग अंतराल एक खाने में लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में बारंबारता और तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता। ये होती है अगर बारंबारता बंटन वाला अगर कंडीशन दे रखा होता है क्वेश्चन में और उस कंडीशन में अगर माध्यिका पूछी होती है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो एक तो वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता और तीसरे में संचयी बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल तो दे रखा है हर एक चीज़ का। ठीक है, और उसके सामने उसकी बारंबारता दे रखी है। 10 से 15 के अंतराल में बारंबारता 5 है, 15 से 20 में 6 है, 20 से 25 में 10 है, 25 से 30 में 15 है, 30 से 35 में 9 है, 35 से 40 में 5 है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो बारंबारता का पहला पद ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो आया सामने वाला 5, इसको हम लोग इस 6 में ऐड करते हैं, यानी कि 5 + 6 कितना आ जाएगा 11, उसको यहाँ लिख देंगे उसके सामने। अब 11 में अगली वाली बारंबारता को ऐड करेंगे, 11 + 10 21, उसको उसके सामने लिख देंगे। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे तो ये संचयी बारंबारता की एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, पूरी। तो बारंबारता का जो योगफल होता है, जितनी बारंबारता होती है उनको जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा बारंबारता का योगफल 50 आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर n बटे 2वें पद का मान, जहाँ n बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है, n क्या होता है बारंबारताओं का योग होता है। यहाँ पे 50 आ गया, जरूरी नहीं है 50 हर बार, कई बार 25 30 कुछ ही मान आ सकता है n का। ठीक है, n जो होता है बारंबारताओं का योगफल, और m एक टर्म होता है जिसको हम लोग n बटे 2वें पद का मान के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पे n क्या आ गया, बारंबारता का योगफल कितना आ गया 50, तो n की जगह 50 रख देंगे, तो 50 बटे 2 बेपद यानी कि 25वें पद का मान, इसको 2 से काटेंगे तो 25वें पद का मान जो वर्ग अंतराल में किसके बीच में आता है 25 से 30 में स्थित है, यानी कि 25वें पद का मान। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो नीचे जो आया है 25, जो 25 जो है इसको हम लोग संचयी बारंबारता में चेक करेंगे ये किसके नज़दीक आ रहा है, यानी कि 25 जो है 5 21, 25 जो है 21 से बड़ा है, तो इस वाले रो में भी नहीं आएगा, यानी कि 21 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल बन रहा है 20 से 25, तो ये भी नहीं आएगा। तो 25 जो है वो 21 से बड़ा, यानी कि 21 से बड़ा, यानी कि 22 से 36 के बीच में है, तो 36 आ रहा है उसके आगे, तो उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है उसको लेंगे, यानी कि 25 से 30, जो कि 25 से 30 वर्ग अंतराल में स्थित है। अर्थात माध्यिका का वर्ग क्या आ जाएगा 25 से 30। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यिका यानी कि m जो यहाँ पे माध्यिका को दर्शाया गया है, तो m बराबर L1 + L2 - L1 बटे f इंटू m - c। L1 क्या होता है, जो वर्ग अंतराल का छोटा वाला मान होता है वो, यानी कि 25, L2 हो गया बड़ा वाला मान वर्ग अंतराल का 30, और f क्या हो गया m क्या हो गया जो मान निकल के आया है
जो हम लोगों ने ऊपर जो स्मॉल m निकल के आ गया 25, यानी कि m बराबर 25 और c बराबर कितना है 21, यानी कि उसके ऊपर वाली संची बारंबारता जिसके वर्ग अंतराल के सामने वाला आता है यानी कि 36 के है, तो इसके ऊपर वाली एक बार संची बारंबारता को c के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो c बराबर 21 है, m बराबर 25 है और f बराबर 15, यानी कि उसके सामने वाली जो वर्ग अंतराल में जो बारंबारता है वो कितनी आ रही है 15 है, तो इसको हम लोग f में लिखते हैं। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूओं को हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे, तो जो माध्यिका निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी 26.3। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया कि बारंबारता बंटन से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, यानी कि उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग समझ लिए, पहले हम लोग वर्ग अंतराल का कॉलम बनाते हैं, फिर बारंबारता जो क्वेश्चन में दे रखी होती है वो अलग से एक नया कॉलम बनाते हैं संची बारंबारता का। कैसे निकालते हैं वो पता ही होगा। सबसे पहले बारंबारता का सामने वाला लिख लेंगे, फिर उसका अगली बारंबारता में ऐड करके उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, फिर बारंबारता का f जो योगफल होता है वो, और जो फॉर्मूला ये तो स्मॉल m निकाल लिया 25वां पद जो कि स्मॉल m है ये, तो फॉर्मूले में स्मॉल m माइनस सी m की जगह 25 रख देंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल कैसे निकालता है वो जान ही लिया, 25 आ रहा है तो 25 को हम लोग संची बारंबारता में चेक करेंगे कि किससे ये बड़ा है, यानी कि किसके नज़दीक है। 21 से बड़ा है यानी कि 22 और 36 के बीच में है, तो अगला 36 बन रहा है, तो 36 का जो सामने वाला वर्ग अंतराल है उसको लेंगे और f जो उसके जो रो में जो बारंबारता आ रही है उसको लेंगे, यानी कि 15। ठीक है, तो इससे हम लोग निकालेंगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी 26.3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला बेस है। इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं 7, 8, 2x-3, 2x-1, 15, 17, 20 और 22, जो कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। माध्यिका पहले दे रखी है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्याएं लिख लेंगे पहले हम लोग जो दे रखी हैं बढ़ते हुए क्रम में। टोटल कितने पद दे रखे हैं 8 पद हैं जो कि सम है, तो सम की कंडीशन में मध्य पद वाला जो माध्यिका होती है, माध्यिका वाला 20 पद जो निकल के आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और माध्यिका हम लोग को पहले दे रखी है कितनी है 14, तो 14 तो ये है। ठीक है, तो 14 और बटे में इधर 2 लिखा है तो 2 को इधर गुणा में ले जाएंगे सीधा, तो 14 दूनी 28, 28 बराबर 14 मतलब 4वां पद प्लस 5वां पद। 4th पद कौन सा है 2x-1 और 5th पद अगर 15 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 यही फॉर्मूला बेस है, नंबर दे रखे हैं, उनकी माध्यिका पूछिए। इनको पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, फिर देखेंगे कितने पद हैं, टोटल 7 पद हैं जो कि विषम है, तो उस कंडीशन में माध्यिका वाला पद का फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2वां पद, यानी कि मतलब 4वां पद के मान, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि 9 क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी फॉर्मूला बेस है। यहाँ पे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं पूछी हैं, उनकी संख्या को हम लोग को माध्यिका निकालनी है किसकी 10 अभाज्य संख्या, यानी कि जो किसी से ना जाए, सिर्फ एक से जाएँ और खुद से जाएँ, यानी कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से जाएँ, एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, यानी कि जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11 ये सब एक से विभाजित होंगे और खुद से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इनको लिख लिया छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में। टोटल मतलब 10 पूछी हैं, तो 10 क्या हो गया x सम हो गया, तो सम वाली कंडीशन माध्यिका वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो 1/2 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान ये निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो माध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी 12। ठीक है, तो ये भी सरल क्वेश्चन थे, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन समझ लिए। आई होप कि अब ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझने में अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है,
तो पहले तो हम लोगों ने बारंबारता बंटन से संबंधित यानी कि वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन देखा था, उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने समझा था। अब बिना वर्ग अंतराल वाला हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे पहले से ही। इसमें प्राप्तांक और बारंबारता का एक टेबल दे रखा है, तो इसको हम लोग एक अलग टेबल बनाएंगे जिसमें प्राप्तांक जो पद है उसको x मानेंगे, बारंबारता को f मानते ही हैं और संचयी बारंबारता को CF मानते हैं। ठीक है, CF बोलते हैं इसको। और तो प्राप्तांक का एक टेबल बनाएंगे और उसमें सभी मान लिखेंगे इसको जो दे रखे हैं ऊपर टेबल में, और उसके जो नीचे दे रखे हैं बारंबारता के वो सभी उसके सामने लिख देंगे, यानी 25 के सामने 5, 26 के सामने 9, 27 के सामने 11, 28 सामने 15, ऐसे सभी मान लिख देंगे हम लोग। तो ये तो पद हो गया, जो पद दे रखा है यानी कि प्राप्तांक हो गया, एक तरीके से हम लोगों ने इसको x मान लिया। ठीक है, बारंबारता दे रखी है, इसको f मान लिया और इन बारंबारता का योगफल करते हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 81। ठीक है, अब संचयी बारंबारता के पूरा कॉलम बनाएंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकाली है तो पता ही हम लोग को। सबसे पहले जो बारंबारता होती है उसका पहला पद सेम लिखते हैं संचयी बारंबारता में, फिर जो संचयी बारंबारता का पहला पद आता है उसको दूसरी वाली जो बारंबारता होता है उसमें जोड़ के उसके सामने लिख देते हैं, यानी कि 5 + 9 11, फिर 14 + 11 इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएगा 25। ऐसे अलग अलग आगे आगे जोड़ के लिखते जाएंगे तो ये पूरी संचयी बारंबारता का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में माध्यिका वाला पद क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका वाला पद निकल के आ जाएगा n+1/2वें पद का मान, यानी कि n क्या आ गया 81 आ गया। तो इस कंडीशन में माध्यिका कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है n+1/2वें पद का मान। ठीक है, n क्या होती है यहाँ पे जो बारंबारता होता है उनका जोड़ होता है उसको हम लोग n बोलते हैं। तो n क्या आ गया यहाँ पे 81 + 1/2वें पद का मान, यानी कि 41वें पद का मान। 41वें पद का मान कितना आ रहा है 41वें पद का मान, यानी कि अब हम लोग 41 को संचयी बारंबारता के टेबल में देखेंगे किसके नज़दीक आ रहा है। 40 से बड़ा है यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी कि इसके सामने जो प्राप्तांक होगा 28 आ रहा है 40 के सामने तो ये तो नहीं होगा, यानी कि जो उसके आगे वाला है 54, तो 40 से बड़ा 41 और 54 के बीच में, यानी कि अगला वाला जो आता है नंबर संचयी बारंबारता में उसके जो प्राप्तांक में जो नंबर बन रहा है कितना 29, तो 41वें पद का मान कितना आ जाएगा 29। तो यही क्या हो जाएगी उसकी सीधी सीधी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा ये करने का तरीका है, जब बारंबारता बंटन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ा फॉर्मूला लगाना होता है, इसमें सीधा सीधा निकल के आ जाएगा माध्यिका क्या होती है। जो बड़ा वाला पद होता है संचयी बारंबारता में उससे मान लीजिए 41 आ रहा है तो कि 40 से बड़ा, यानी कि उसके आगे वाले संचयी बारंबारता का नंबर क्या बन रहा है 54, तो 54 के रो में देखेंगे जो प्राप्तांक वाला नंबर कितना बन रहा है 29 बन रहा है, तो 29 ही क्या हो जाएगी उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें किसी परिवार के 8 सदस्यों की आयु दे रखी है बढ़ते हुए क्रम में। तो ठीक है, तो परिवार की आयु की माध्यिका हम लोगों को ज्ञात करनी है। कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ऐसे शब्द लिख देते हैं लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया होता है सीधा सीधा माध्यिका पूछा होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ नंबर लिखने हैं, जो एज दे रखी है वो गिनने। टोटल पद कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं, जो कि सम के टर्म में हम लोग माध्यिका वाला पद कैसे लिखते हैं वो उसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं 1/2 और ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n+2/2वें पद का मान, या फिर इसको n/2 + 1वें पद का मान भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो माध्यिका आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 21, यानी कि जब इसको n की वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे n+2 यानी कि 10/2, तो 14वें पद का मान प्लस 5वें पद का मान यानी कि 11 + 31/2 यानी कि 42/2,
इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि यदि आरोही क्रम में संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं दे रखी हैं, माध्यिका भी दे रखी है, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। कुल संख्या कितनी दे रखी हैं? 10 हैं, जो कि सम है। तो उस कंडीशन में हम लोग माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये, और माध्यिका पहले दे रखी है 24। तो इस फॉर्मूले को हम लोग किसके बराबर रख देंगे? 24 के बराबर। यानी कि इसको जब लिखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान। 5वां पद क्या बन रहा है? x प्लस 2, और 6वें पद का मान क्या बन रहा है? x प्लस 4। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 24। यहाँ पे नीचे बटे में 2 बन रहा था, तो इस 2 को इस 24 गुणा में ले जाएंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बराबर में 48 इसलिए आ गया, इसलिए तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना कि 48 कहाँ से आ गया। तो 2x प्लस 6 बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा? हमारी वैल्यू 21। तो x का मान कितना आ जाएगा? 21। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, जो हम लोगों ने माध्यिका से संबंधित कई सारे क्वेश्चन किए। अब कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि जितने ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि आंकड़े दे रखे हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी होमवर्क है। क्यों? क्योंकि सीधे तो नंबर दे रखे हैं, पहले आप लोगों को इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, फिर देखना है ये टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, सम संख्याएं बन रहे हैं या फिर विषम संख्याएं बन रहे हैं, फिर उसी कंडीशन में फार्मूला लगाना है आपको और माध्यिका निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी होमवर्क है। इसमें भी सीधे तो फार्मूला बेस ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी सीधे नंबर दे रखे हैं, नंबर को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में, फिर देखना ये सम संख्या में है कि विषम संख्या में, फिर उससे संबंधित आप लोगों को माध्यिका वाला फार्मूला लगाना है और माध्यिका निकाल लेनी। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि मैं इनकी डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग आंसर मैच कर लेना। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर है 14। और क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा 49.5, इसकी माध्यिका आएगी। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चर के मान दे रखे हैं कुछ, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, इनकी माध्यिका निकालनी है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 21। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसमें भी सीधे सीधे संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो इनको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और फिर देखना है कि ये सम संख्या में बन रहे हैं नंबर या विषम संख्या में है, तो उससे संबंधित हम लोग को फॉर्मूला लगाना है माध्यिका वाला, और उससे हम लोग को माध्यिका निकाल लेनी है। तो ये भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा 9.5। आप लोगों को ये कुछ सारे आंसर मैच करने हैं, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी होमवर्क है। आप लोग बच्चों कह रहे होगे कि सब होमवर्क दे रहे हो, कुछ कराया नहीं। तो ऊपर बच्चों मैंने जो भी आप लोगों को ऊपर जो एग्जाम्पल समझाएं वो काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, और हम लोगों ने उनको अच्छे समझाएं, और उससे संबंधित ये सारे मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद से भी जब प्रैक्टिस करो तो आप लोग क्वेश्चन कर सको पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को होमवर्क देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है? 10 छात्र हैं कुल। ठीक है, ये तो पता लग गया हमको ये सम संख्या में है। तो पहले तो नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, और फिर सम संख्या में है तो n बराबर 10। तो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और ब्रैकेट में से गुणा में 1/2। ये क्या हो जाएगी?
माध्यिका वाला पद क्या हो जाएगा, माध्यिका पद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 19.5। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था बारंबारता वाला, कि वहाँ पे हम लोग चर के रूप में एक प्राप्तांक दे रखा था और यहाँ पे चर दे रखा है, मतलब सिर्फ वहाँ पे प्राप्तांक लिखा था और यहाँ पे चर लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने ऊपर समझा था, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। यहाँ पे एक चर का कॉलम बना लिया, एक बारंबारता का और एक संचयी बारंबारता, जिसको CF से दर्शा दिया। ठीक है, तो चर और F पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये वाला, इसको हम लोगों ने लिख लिया नीचे, एक पूरा टेबल बना लिया। चर का जो मान वो पहले से दे रखा था, जो बारंबारता था उसके मान भी दे रखे थे। तो इनका जब योगफल करेंगे, बारंबारता का योगफल, तो कितना जाएगा 50, तो उसको n बराबर 50 लिख लिया। ठीक है, संचयी बारंबारता का एक अलग पूरा कॉलम बना लिया। कैसे निकालते संचयी बारंबारता वो तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने समझा दिया था ऊपर। तो n बराबर 50 हो गया। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में जो माध्यिका वाला फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2 वापद। n क्या है यहाँ पे 50 है, तो 50 + 1/2 यानी कि 51/2, यानी कि कितना आ गया 25.50, 25.50 कह लो या फिर 5 कह लो, कुछ भी कह लो। इसको अब हम लोग किस में देखेंगे, संचयी बारंबारता के टेबल में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे कि किसके नज़दीक आ रहा है। तो 25.5 यानी कि 23 से बड़ा है, और 23 के आगे वाली संख्या क्या है 38। तो 38 के जो चर में जो वैल्यू आ रही कितनी 19, तो 19 क्या हो जाएगा, इसकी माध्य क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो हम लोगों ने किया। तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, इसको डबल स्टार लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ही बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, इसको हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या पूछा, उसके भार की माध्यिका निकालनी है हमको। ठीक है, तो नीचे एक टेबल बना के दे रखी थी इतनी, सिर्फ मूल्य प्रति किलोग्राम तक। यहाँ पे CF वाली टेबल मैंने यहाँ पे ये कॉलम जो है मैंने खुद से बनाया अभी। तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ तक, यहाँ से है लेके यहाँ तक, ये जो लिखा हुआ है काले काले में, काले लेटर में। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, तो मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए दे रखा था, इसको हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, अब भार दे रखा है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये तो चावल के रुपए के दाम दे रखे हैं, मतलब जो भी चीज़ें रखी हैं, चावल है, गेहूं है, चना, घी और तेल है, उनके प्रति किलोग्राम ये रुपए दे रखे थे। ठीक है, और कितना ले रहे हैं उसकी ये बारंबारता दे रखी थी, मतलब कितना ले रहे हैं, जैसे 1 किलो ले रहे हैं, 3 किलो, 2 किलो, फिर 1 किलो, फिर 1 किलो। ठीक है, तो ये भार किलोग्राम की तो बारंबारता हो गई। उसकी अलग से टेबल बनाई संचयी बारंबारता की, तो भार किलोग्राम इनको सब जोड़ेंगे तो n बराबर 8 आ जाएगा। और संचयी बारंबारता की टेबल बनाएंगे तो 1 का तो 1 रहेगा, फिर 1 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6, 6 को 1 में 7, 7 को 1 में 8। तो ये संचयी बारंबारता की टेबल बन गई। तो इस वाली कंडीशन में माध्यिका कैसे निकालते हैं, m बराबर n+1/2 वापद। n कितना है 8 है, तो 8 + 1/2 यानी कि 9/2 वापद, यानी कि 9/2 कितना आ गया 4.5। अब 4.5 को हम लोग संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किसके निकटतम है। जो 4.5 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ी अगली संख्या कौन सी है 6। तो 6 के सामने जो मूल्य प्रति किलोग्राम वाला जो बना है कॉलम, वो कितना आ रहा है उसके सामने आ रहा है 8.50। ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका क्या हो जाएगी, तो भार की जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी 8.50।
मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि हम लोगों ने समझ लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो इसके जो भार की जो मात्रा आएगी कितनी आएगी, 8.50 मूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित एक साड़ी दे रखी है, इसका पूछा है कि इसका भार माध्य निकालना है। तो भार माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो भार माध्य का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोगों ने देखा था। भार माध्य का फॉर्मूला होता था, अभी मैं आपको नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्स डब्ल्यू बार बराबर समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके एन डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई बटे समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके एन डब्ल्यू आई। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विद्यार्थियों का भार माध्य निकालिए और उनकी प्रतिशत दे रखी है। तो भार माध्य निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लेंगे, डब्ल्यू आई। ये डब्ल्यू आई जाएगा और ये उत्तीर्ण प्रतिशत है वो एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई यानी कि 80 गुणा 40 75 गुणा 23 इन सबको गुणा करके जब जोड़ेंगे, जब इन सभी को गुणा करके जोड़ेंगे तो आएगा ऊपर 14,525 बटे समेसन ऑफ, और इन सभी विद्यार्थियों की संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो नीचे निकल के आएगा 198। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू बार बराबर कितना आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू बार बराबर जाएगा 73.36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भार माध्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल फार्मूला बेस है। इसमें क्या दे रखा है, ये नीचे संख्याएं दे रखी हैं जो कि आरोही क्रम में पहले से लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आरोही क्रम में पहले से लिखी हुई हैं और इनमें से माध्यिका दे रखी है पहले से ही। तो हम लोग पहले इनको गिनेंगे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितने हैं, 10 है। तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, m बराबर 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, और n बराबर कितना है, 10 है, n बराबर 10 लिख लेंगे। तो m बराबर पहले से दे रखी कितनी, 25 है। तो 25 बराबर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है इसको पूरा। तो 1/2 n कितना है, 10 यानी कि 5, यानी कि 10/2 करेंगे तो 5 पद का मान प्लस n/2 यानी कि 6वां पद। तो 5 यानी कि ये 2 गुणा 25 हो जाएगा यहाँ पे 50 बराबर 5वां पद कितना हो जाएगा, x + 2 प्लस x + 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 बराबर ये 2x + 6 यानी कि 2x बराबर 44। तो x बराबर कितना जाएगा, 22। x का मान कितना जाएगा, 22। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी मान लीजिए दो लोग दे रखे होते हैं मान लीजिए, तो उन सभी का एक संयोजित समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 40 छात्र दे रखे हैं कुल। ठीक है, जिसमें 10 लड़कियाँ हैं और 30 लड़के हैं। तो 10 लड़कियों का औसत भार दे रखा है कितना, 40 किलोग्राम, और 30 लड़कों का जो औसत भार है वो 50 किलोग्राम दे रखा है। यानी कि जो n1 है वो दे रखा है 10, और उसका x1 बार कितना दे रखा है 40, n2 दे रखा है 30, हम लोगों ने माना है n2, और उसका x2 बार कितना दे रखा है 50। ठीक है, तो एक संयोजित समांतर माध्य निकालने के लिए पूरी क्लास का क्या करते हैं, x बार बराबर पूरा समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं,
औसत बार निकालने के लिए n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार बटे n1 प्लस n2। इसकी वैल्यू जब रखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बार यानी कि उसका औसत बार निकल के कितना आ जाएगा 47.5 किलोग्राम। यानी कि जो पूरी क्लास है उसका जो औसत बार होगा वो आएगा 47.5 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। मैं सिर्फ आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका जो औसत मूल्य आएगा वो निकल के आ जाएगा 1050 रुपये। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोग के लिए होमवर्क है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता हुआ है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग का यूज करना, जो मैंने बताया उसको समझना अच्छे से और उसको अप्लाई करना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब दे रखा है कुछ माध्यिका के लिए। इसमें कह रहा है कि जब आंकड़े जो हैं वर्गीकृत हो, यानी कि हम लोगों ने ऊपर जो बारंबारता बंटन से संबंधित जो क्वेश्चन देखा था वो ये बिल्कुल उसको कैसे करते हैं उसको एक डिटेल में समझाया गया है। तो चलो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए, वर्गीकृत आंकड़े मतलब एक इंटरवल वाला, जैसे कोई इंटरवल दे रखा है अंतराल, ऐसे अंतराल वाले आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। इसके बाद उस वर्ग को ज्ञात करते हैं जिसमें संपूर्ण बारंबारताओं के योग का आधा स्थित है। इसी वर्ग में माध्यिका स्थित होती है। जिस वर्ग में माध्यिका स्थित होती है उसे माध्यिका वर्ग कहते हैं, यानी कि मीडियन क्लास कहते हैं। आप निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया वही पूरा इसमें लिखा हुआ है। ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, वर्ग अंतराल से संबंधित माध्यिका निकाली थी क्वेश्चन में। तो इसमें फॉर्मूला यही था, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ और ब्रैकेट में n/2 माइनस एफ, उस पर m माइनस सी था, उसमें m माइनस सी था। तो ये बिल्कुल m माइनस सी लिख लो या फिर n/2 माइनस एफ लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, N क्या है, बारंबारताओं का योग, और F क्या है, माध्यिका वर्ग की पहले बार वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, इसमें हम लोग को माध्यिका निकालनी है। आयु वर्ग वर्षों में वर्ग अंतराल दे रखा है, अंतराल दे रखा है यहाँ पे, और महिलाओं की संख्याएं दे रखी है। तो इसको हम लोग एक पूरे टेबल में बनाएंगे। पहले ये आयु वर्ग का एक पूरा कॉलम बना लेंगे यहाँ पे ये। ठीक है, और महिलाओं की संख्या दे रखी है, यानी कि ये बारंबारता है, तो उसका योगफल निकालेंगे तो कितना जाएगा 100, जो कि n है, n बराबर 100 आ गया। और संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता किससे निकलती है, बारंबारता से निकलती है। तो बारंबारता का पहला वाला सेम संचयी बारंबारता में लिख देते हैं, इसको CF भी बोलते हैं, इसको F लिख लेते हैं। अब 20 को 25 में जोड़ेंगे तो उसके सामने लिख लेंगे, यानी कि 20 + 25 45। फिर इसी तरीके से पूरा एक संचयी बारंबारता का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर कितना आ गया 100, तो नीचे लिखा है यहाँ पे n बराबर 100 है, अतः n/2, n/2 करने पर फिर यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, n/2 निकालते हैं। ठीक है, अगर n मान लीजिए 105 होता तो 105/2 करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, ये वाला ऊपर जो हम लोगों ने फॉर्मूला समझा था वो भी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्या है, आप लोगों को ज़्यादा झंझट, कोई भी दिक्कत या परेशानी, या आप लोगों को ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ L1 L2 और F तो पता ही है, n/2 क्या करना है, जो बारंबारताओं का जो योग आएगा उसका n/2 कर देना है। तो यहाँ पे 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा 50। अब हम लोग क्या देखेंगे कि संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 50 को संचयी बारंबारता में देखेंगे किससे के निकटतम है, जो कि 50 आ रहा है, यानी कि 45 से बड़ा, यानी कि उसके अगला वाला टर्म क्या है 75, तो 75 के अंतर्गत है। और इसके सामने का वर्ग जो वर्ग अंतराल बन रहा है वो कितना आ रहा है 40 से 50 के बीच है,
तो 40 से 50 माध्यिका का जो ये वर्ग हो गया। अब इसका L1 क्या हो गया 40, L2 हो गया 50, और इसके सामने वाले जो बारंबारता है वो कितनी होगी F, कितनी 30, ठीक है। और जो लास्ट में कैपिटल F थी संचयी बारंबारता वाली, उसका एक ऊपर वाला लिखते हैं हम लोग, जो भी वर्ग अंतर वाली आती है संचयी बारंबारता उसके ऊपर एक ऊपर वाला, तो यहाँ पे कितनी है 45 है, ठीक है। इन सभी वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में लिख देंगे, तो अपने जो माध्यिका निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी 41.67, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा था जो हम लोग ने समझा, एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लो। और सेम एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इससे भी बारंबारता 60 दे रखी है, उससे हम लोग को माध्यिका निकालनी है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, हम लोग को संचयी बारंबारता की टेबल नहीं बना ली, ये वाली नई टेबल बना ली, मतलब नया कॉलम बना लिया एक इसी टेबल में, और बारंबारताओं का उनका योग करेंगे तो n बराबर 50 आ रहा है, तो हम लोग m निकालेंगे, n/2 कर देंगे सीधा सीधा, तो 50/2 कितना आ गया 25। अब देखेंगे कि संचयी बारंबारता में किसके निकटतम है, 13 से बड़ा है, 13 से एक आगे वाला पद कितना आ रहा है 33, तो 33 देखेंगे कि वर्ग अंतराल क्या बन रहा है, 33 का वर्ग अंतराल बन रहा है 40 से 55 के भी, तो 40 से 55 के जो वर्ग अंतराल है उस माध्यिका का ये वर्ग अंतराल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा 40, L2 हो जाएगा 55, और उसी में जो रो में जो बारंबारता आ रही है वो कितना आ जाएगी F, उसको F मानेंगे कितना 20, और n/2 तो निकाल ही लिया 25 आ रहा है, ठीक है। तो और C कितना हो जाएगा, या तो m - C लिख लो या फिर n/2 माइनस F लिख लो, कुछ भी लिख लो, दोनों से ये आंसर सेम आएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक टर्म को दूसरे टर्म में बदलने का एक तरीका है, ठीक है। C कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, इसके एक ऊपर वाला संचयी बारंबारता में लेते हैं, तो इन सभी वैल्यू को जो फॉर्मूला में रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, उसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, इस माध्यिका आ जाएगी 49। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी की जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी 49, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने समझा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये बारंबारता बंटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जिनके हम लोग को निकालना था कि कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं। अब नीचे बारंबारता बंटन से बहुत सारे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इनको सर आप लोगों को एक आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, भार दे रखा है किलो, मतलब ये वर्ग अंतराल दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो छात्रों की संख्या को हम लोग F मान लेंगे, और एक नया कॉलम इसी टेबल में नया कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता का, और इसी फार्मूला से जो ऊपर हम लोग ने 2 क्वेश्चन समझे थे, इसी फार्मूला से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 65 किलोग्राम, ठीक है। जो भार किलोग्राम का जब माध्यिका आएगी वो आएगी 65 किलो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं, क्योंकि ये ऊपर जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से करने हैं, बस डाटा चेंज और पूरा ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने ऊपर जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझाए होंगे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और मैं अभी जितने भी आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप लोग सभी अपने आप सॉल्व करना, और आंसर मैच करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के आंसर मैच हो रहे हैं, कि मतलब मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। और जो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आएगा 21.36। क्वेश्चन नंबर 3 यही बिल्कुल वैसा ही बारंबारता बंटन वाला, इसका जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा 21.25, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बारंबारता बंटन से भी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 28.33। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे ये नीचे दे रखा है, इसका जब आप लोग माध्यिका निकालोगे
तो इस साड़ी की जो माध्यिका आएगी उसका आंसर आएगा 51.58। ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे बारंबारता बंटन से संबंधित क्वेश्चन दे दिए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, सब बारंबारता बंटन से संबंधित, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये इसी फार्मूले में कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज कर देता है कि कैसे इनकी माध्यिका निकालें। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या पूछा है, प्रेग बर्वांत के मध्यमान और संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। मध्यमान यानी कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसका मध्यमान निकालना है, यानी कि 5 और 15 के बीच का जब बीच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम लोग, 5 और 15 को जोड़ लेंगे और बट्टे में 2 कर देंगे, कितना जाएगा 10। इसी तरीके से 15 और 25 को बट्टे 2 कर देंगे तो उसकी बीच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो वर्गांतर का मध्यमान वो तो निकल आएगा। ठीक है, और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग को पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कर लेना। ये थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन मत हो जाना, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना कि क्या पूछा उसमें। जैसे यहाँ पे मैं समझने वाला था सिर्फ माध्यिका पूछी, लेकिन यहाँ पे माध्यिका नहीं पूछी, क्या पूछा है, वर्गांतर का मध्यमान और संचयी बारंबारता पूछी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बारंबारता पूछी है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आप लोग मैच करना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा 24.43। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बारंबारता बंटन वाला माध्यिका है। क्वेश्चन 9, तो ये भी क्वेश्चन दोनों होमवर्क हैं आप लोगों के लिए। तो बारंबारता बंटन से आप लोग देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो ये सभी आप लोगों को एक एक करके सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा इसकी जो माध्यिका निकल के आएगी वो आएगी 48.18 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24.3, ये इसकी माध्यिका आएगी क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 10, इससे ही माध्यिका निकाली है बारंबारता बंटन से। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ही बारंबारता बंटन से भी माध्यिका निकाली है। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने टोटल 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बारंबारता बंटन से संबंधित माध्यिका कैसे निकाली जाती है वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो लोग जब आप मैच करोगे तो वो आएगा 21.3। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की जो माध्यिका आएगी वो आएगी 26.3। तो बच्चों ये थे बारंबारता बंटन से संबंधित माध्यिका। मैंने टोटल 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं और मैंने उनके आंसर भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग सभी ये क्वेश्चन करना और इनके आंसर निकाल के जो मैंने आंसर दिए हैं उनसे मैच करना बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो माध्यिका वाला टॉपिक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बहुलक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। बहुलक किसे कहते हैं अब हम लोग इसको समझेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना पूरा चैप्टर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बहुलक को समझते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक यानी मोड कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह पद है जो किसी सांख्यिकीय सारणी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। वास्तव में यह उस सारणी के सर्वाधिक घनत्व को दर्शाता है। यदि हम कहें कि किसी उद्योग में लगे हुए अधिकतम व्यक्तियों की आय 1000 रुपये प्रति माह है, ठीक है, तो इसका अर्थ यह होगा कि 1000 रुपये उस उद्योग के सर्वाधिक व्यक्तियों का आय के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस उद्योग में सर्वाधिक व्यक्तियों को आय के रूप में
प्राप्त होते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस उद्योग में लगे हुए कुछ व्यक्तियों को 700 रुपये अथवा कम आय होती हो, परंतु इस आय वाले व्यक्तियों की संख्या उतनी ना होगी कितनी कि 1000 रुपये प्रति मास वालों की है। और इसको नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उससे हम लोग समझेंगे। मान लो किसी कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी विषय में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं। ये कुछ अंक दे रखे हैं जो कि हिंदी में बच्चों को प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त आंकड़ों में संख्या 70 की आवृत्ति सर्वाधिक है। मतलब आप लोग ये जो नंबर देखोगे उसमें 70 नंबर है, वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिखेंगे। तो 70 नंबर की जो आवृत्ति है उसको सर्वाधिक है यहाँ पे, अतः इन संख्या का जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुलक की कुछ डेफिनेशन थी उसको हम लोगों ने समझा। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड। नंबर 1, बहुलक का मान असाधारण इकाइयों द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिस पर श्रेणी के उच्चतम और निम्नतम अंकों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वास्तविक बहुलक का निर्धारण बहुत कठिन है, इसके लिए पर्याप्त गणना की आवश्यकता होती है। इसके निर्धारण की रीति में थोड़े से परिवर्तन से ही बहुलक का मान बदल जाता है। पॉइंट नंबर 3, बहुलक के द्वारा श्रेणी के वितरण का अनुमान कुछ ही अंशों में होता है, क्योंकि यह सर्वाधिक घनत्व का बिंदु होता है बहुलक। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, बहुलक का लगभग मान यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, बहुलक का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी बहुलक की जो हम लोगों ने देखी। इसके कुछ बहुलक के गुण हैं। नंबर 1, ये सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसका भाव यानी कि इसका मीनिंग सरलता से समझ में आता है। इसका मान केवल निरीक्षण मात्र से ही जाना जा सकता है। असामान्य पदों को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्गों के सिरे खुले होने पर भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। सामग्री के प्रत्येक प्रतिदर्श यानी कि सैंपल में इसका मूल्य एक ही रहता है। और इससे कुछ बहुलक के कुछ दोष भी हैं। 5 दोष है जो हम लोग देखेंगे। एक है नंबर 1, यह कभी कभी अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। और पॉइंट नंबर 2, असतत श्रेणियों में इसका बीजगणितीय विवेचन अत्यंत कठिन है। पॉइंट नंबर 3, इसका परिभाषा सुदृढ़ नहीं है। पदों की संख्या तथा बहुलक का मान ज्ञात होने पर पदों के मूल्य का कुल योग प्राप्त नहीं किया जा सकता। और लास्ट पॉइंट है, यह पदों का समान महत्व नहीं देता है। कौन? बहुलक। ठीक है, तो ये कुछ थे, ये कुछ बहुलक के गुण थे और ये कुछ उसके अवगुण थे यानी कि दोष थे जो हम लोगों ने देखे। और बहुलक के उपयोग होते हैं कुछ। इसका उपयोग व्यापार के क्षेत्रों में किसी वस्तु की लोकप्रियता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुलक का। अब इससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सरल है ये बहुलक, कुछ नहीं है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वो इसका क्या कहलाता है, बहुलक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि किसी कक्षा के 16 विद्यार्थियों के जूते के नंबर निम्नलिखित हैं। ये जूते के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक निकालने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, मतलब इनमें देखेंगे कौन सा नंबर जो अधिकतम बार बार रिपीट हो रहा है। तो दी हुई संख्या को पहले हम आरोही क्रम मतलब पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन संख्या ज़्यादा अधिक बार रिपीट हो रही है। उपयुक्त संख्या में 7 अधिकतम बार आया है, तथा 7 की बारंबारता 4 अधिकतम है, अतः बहुलक क्या है, 7 है। ठीक है, मतलब 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, 4 बार आया तो बहुलक क्या हो गया, 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका ही बहुलक। पहले तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, फिर देखेंगे कौन सा नंबर अधिकतम बार रिपीट हो रहा है, वही का जाएगा उसका बहुलक हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें आप लोगों का बहुलक क्या देखने को मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, ये एक 3 एग्जाम्पल दे। और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, यानी कि बारंबारता बंटन से बहुलक कैसे निकला जाता है। ये भी बहुत सरल है। मान लीजिए कोई टेबल दे रखी है बारंबारता बंटन की, और उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पद कितनी बार आ रहा है। अधिकतम बारंबारता पहले देखेंगे हम लोग कितनी बार आ रही है, 6 आ रही है। 6 मतलब जो संख्या ज़्यादातर बार बार रिपीट किस में हो रही है, बारंबारता क्या होता है, बारंबारता होती है जो संख्या बार बार कौन सा ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, बारंबारता कितनी है, 6 है, और वो किसकी है,
30 की, यानी कि 30 पद जो है 6 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों ने समझा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें भी बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है 24 की, कितनी है 20, तो बहुलक क्या हो जाएगा 24। ठीक है, बहुलक कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें बहुलक आप लोग को 53 मिलेगा देखने को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बहुलक के जो कि बहुत सरल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये तो आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बिल्कुल सेम है, ऊपर मैं समझा चुका। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, तो ये लोग आप लोग खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर जैसे अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, ऊपर ये बारंबारता बंटन वाले किससे बहुलक कैसे निकाले जाते हैं, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये लघुत्तरीय कुछ प्रश्न थे, अभी इसमें और हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है कि 50 परिवारों को सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। परिवारों की संख्या कितनी है 12 है, उसमें कमरों की संख्या 1 है। परिवारों की संख्या 24 है, कमरों की संख्या 2 है। परिवारों की संख्या 8 है, कमरों की संख्या 3 है। इसी प्रकार परिवारों की संख्या 6 और कमरों की संख्या 4 है। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है बहुलक ज्ञात करना है कि बहुलक कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें परिवारों को 50 परिवार हैं, ठीक है, कमरों के निम्न, तो हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है, मतलब सबसे ज़्यादा बहुलक कौन से कमरे के हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परिवारों का निरीक्षण करना है ना, सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा परिवार देखेंगे कौन से परिवार हैं। सबसे ज़्यादा परिवार कितना है 24, फिर उसके अकॉर्डिंग कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है 5 सबसे अधिकतम बारंबारता है, वो किसकी है पद की 23 की, तो 23 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था परिवारों की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी वो 24 है, और कमरों की संख्या उसके अकॉर्डिंग कितनी है 2 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा कमरों का 2 हो जाएगा। तो कमरों के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, तो उस कंडीशन में कमरों की संख्या के लिए जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा परिवारों की संख्या के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार की संख्या कितनी है 24 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है, ये डायरेक्ट क्या करना है आप लोगों को आरोही क्रम में लिखना है, और उसमें देखना है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही क्या आ जाएगा उसका बहुलक हो जाएगा। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7, अब ये होमवर्क है, निम्नलिखित प्राप्तांकों से बारंबारता सारणी बनाकर बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बारंबारता सारणी बनानी है, मतलब एक ऐसी बारंबारता सारणी बनानी है, संख्या लिखनी है, जैसे संख्या लिखनी है यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे संख्या लिखनी है और उनकी बारंबारता लिखनी है, मतलब सारणी बनानी है यहाँ पर। फिर उसके बाद उसकी बहुलक ज्ञात करना है। तो संख्या जैसे यहाँ पे कौन कौन सी संख्या बन रही है 4 दिख रही है, 7 दिख रही है, 9 दिख रही है, 7 दिख रही है, 4 7 9, 3 दिख रही है और 5 दिख रही है, 6 दिख रही है, 8 दिख रही है, बस इतनी दिख रही संख्या। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये संख्याएं जो है कितनी बार आई, 4 कितनी बार आया है 1 2 3, 4 आया 3 बार, और 7 कितनी बार आया है 1 2, 7 भी 3 बार आया है। तो ये सारणी बन के आई है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता है 6, उसके हिसाब से संख्या कौन सी आनी चाहिए 6, तो 6 क्या हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इसमें क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है और देखना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार जो बार बार आ रही है सबसे ज़्यादा, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वही क्या जाएगा उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इससे वही करना है जैसे हम लोगों ने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया है,
इससे भी साड़ी बनानी है, पहले देखना है कौन कौन से नंबर हैं अलग अलग तरीके के आ रहे हैं और वो संख्याएं कितनी बार आ रही हैं। एक तरफ हम लोग संख्या का कॉलम बनाएंगे और दूसरी तरफ बारंबारता के, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या पूछा है, एक कक्षा के कुछ छात्र ने मासिक परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए हैं, इन प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करने के लिए मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखेंगे छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा छात्रों की संख्या है 16। तो 16 के हिसाब से जो प्राप्तांक बन रहे हैं तो वही क्या आ जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करना है तो मतलब हमको छात्रों की अधिकतम संख्या देखने की कहाँ पे बन रही है। छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 बन रही है, तो उसके जो प्राप्तांक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। तो 4 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुलक से संबंधित हम लोगों ने टॉपिक समझा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिए होमवर्क में दिए। तो आई होप कि बहुलक वाला टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम लोगों ने जितना भी पूरे चैप्टर में केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप में जितना भी शुरू से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या है। समांतर माध्य कितना है, 5 बराबर संख्या कितनी है, 3 + 4 + 6 + x/4। इसको सॉल्व कर लेना तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, उसमें गणित के प्राप्तांकों का औसत 60 है, तो उसके द्वारा प्राप्तांकों का कुल योग क्या होगा। सिंपल है, समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। क्या 60 है, औसत आ जाएगा योग बटे छात्र कितने 50, तो कितना आ जाएगा 3000। प्रश्न नंबर 3, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। अभी ऊपर ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। 10 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, जो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से जाती हैं और 1 से जाती हैं। जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 9 नहीं, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, ऐसे 10 अभाज्य संख्या लिखनी है। और 10 है मतलब n बराबर 10 है, मतलब n बराबर 10 सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाना है और उसमें n बराबर 10 लेके आंसर निकल आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 संख्या को समांतर माध्य 12 है, तो इन संख्या का योग, सीधा फॉर्मूला बेस है। समांतर माध्य का फॉर्मूला मतलब समांतर माध्य बराबर उन संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्याएं कितनी हैं, योग बटे मतलब इनको n बोल लो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, ये कुछ संख्या दे रखी है, इसकी माध्यिका निकालनी है। पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद क्या करना है, देखना है कि ये n कितने टर्म आ रहे हैं टोटल, सम है कि विषम है, फिर उस हिसाब से माध्यिका का फॉर्मूला लगा के इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 बक्सों के भार क्रमशः ये दे रखे हैं, तो उपयुक्त औसत भार ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के बटे 7 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, धन पूर्णांक को समांतर माध्य, धन पूर्णांक लिख लो सब, प्रथम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बटे 10 कर देना, तो प्रथम 10 पूर्णांकों का समांतर माध्य आ जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या को समांतर माध्य वाले बहुत ही सरल है। ये बहुलक वाला है क्वेश्चन नंबर 9, बहुलक वाले हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा के 8 छात्रों के प्राप्तांक कितने दे रखे हैं, तो छात्रों के प्राप्तों का बहुलक क्या होगा। 8 छात्र हैं, उनके प्राप्तांक दे रखे हैं, ठीक है। तो छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक क्या होगा, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वही क्या जाएगा, उसका बहुलक हो जाएगा। मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वो क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी हो रही संख्या, 3 हो रही, तो बहुलक कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11, 11 विद्यार्थियों की आयु एक वर्ष में दे रखी है, तो उसका बहुलक क्या होगा। सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, 8, तो बहुलक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब कुछ अति लघु क्वेश्चन है सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ नंबर दे रखे हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी, ये तो आप लोगों को आता ही है। तो ये सारे अति प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी माध्यिका से संबंधित है और क्वेश्चन नंबर 13 भी माध्यिका वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सिंपल है, 1 से 10 तक सभी जितनी भी सम संख्या होती है, 2 हो गई, 4, 6, 8 और 10, और बट्टे में कितना, टोटल 5 संख्या आ गई और बट्टे 5 कर देंगे। मतलब इन सभी को जोड़ देंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 को, और बट्टे में 5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। कौन सा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, कंप्लीटेड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के टोटल 4 लेक्चर हुए हैं, जो जिसमें हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा अच्छे से। आई होप कि ये वाला चैप्टर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी उस कुछ की पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं इस चैप्टर के। जैसे मान लीजिए कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कुछ चर x के n मान होते हैं, तो उनका समांतर माध्य को किससे डिनोट करते हैं, x बार से निरूपित किया जाता है। अर्थात जो x बार होता है उसको कैसे लिखेंगे, x बार बराबर उन सभी टर्म को जोड़ देंगे और बट्टे टोटल जितने भी टर्म है उससे भाग दे देंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/n समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n xi, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। x बार बराबर 1/n समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके k fi इंटू xi, यानी कि जब बारंबारता दे रखी होती है तो उस कंडीशन में समांतर माध्य ऐसे आता है। fi यहाँ पे क्या डिनोट करता है, बारंबारता। जहाँ पे k क्या होता है, वर्ग अंतरालों की संख्या होती है, xi क्या होती है, अंतराल का मध्य बिंदु, और fi क्या होती है, वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 के कुछ पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है कि समांतर माध्य ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि क्या होती है, x बार बराबर a प्लस एच इंटू यू बार। यहाँ पे u बार क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके k fi इंटू यू आई, जहाँ पे a क्या होता है, स्वैच्छिक अक्षर होता है। पॉइंट नंबर 4, यदि चर के मान, यदि चर x कोई है उसके मान x1 से लेकर xn है, तो उनके भार क्रम से अगर w1 से लेकर wn हो तो उनका भार माध्य किससे डिनोट करते हैं, xw बार से। तो xw बार बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n wi इंटू xi बटे समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n wi, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, अगर मान लीजिए माध्यिका निकालनी होती हो और n अगर विषम हो तो इस परिणाम के क्रम में रखने पर n+1/2 आप जो मान होता है, पद का जो मान होता है वही क्या होती है, इसकी माध्यिका होती है। और जब n अगर सम होता है तो उस कंडीशन माध्यिका निकालने के लिए कौन सा पद होता है, 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, वही क्या होती है, उसकी माध्यिका होती है। पॉइंट नंबर 7, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उस कंडीशन में जो माध्यिका होती है वो मतलब बारंबारता बंटन की जो माध्यिका निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 + L2 - L1/f इंटू n-2 - f। यहाँ पे L1 और L2 क्या होती है, जो माध्यिका वर्ग होती है उसकी निम्न और उच्च सीमा होती है, और f क्या होती है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, और n क्या होता है, बारंबारताओं का योगफल होता है, और f क्या होती है, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रखा है, कह रहा है कि आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप को आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए और इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।